नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने जनसंख्या का वितरण जो है उसको विश्व के सामान्य जो फैक्ट्स हैं उनके अनुसार देखा था। तथ्यों का जो है तथ्यों के रूप में अध्ययन किया था अपन ने। अब देखिए हम महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण जो है वो किस प्रकार से है उसको देखते हैं। यहाँ पे जितने भी आंकड़े आएंगे वो 2013 के अकॉर्डिंग आएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वर्ष 2013 में विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ थी। ये आप फैक्ट के रूप में ध्यान कर लेंगे, 714 करोड़। एशिया विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है जिसमें 60.27% 60.27% जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार अन्य महाद्वीपों में क्रम से अफ्रीका 15.41%, यूरोप 10.37%, उत्तरी अमेरिका 7.8%, 7.8%, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका 5.62% तथा ओसेनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया 0.53%, 0.53% है। वैसे तो देखिए ओसेनिया का मतलब डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं होता है। ओसेनिया में तस्मानिया द्वीप भी आता है, न्यूजीलैंड भी आता है ना, और छोटे छोटे अन्य जो द्वीप हैं वो भी आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो मुख्य ऑस्ट्रेलियाई जो महाद्वीप है वो भी उसके अंदर आता है। तो इन सब को हम ओसेनिया कहते हैं। ओशिनिया का मतलब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं होता है, ओशिनिया का मतलब तस्मानिया द्वीप भी होता है ना, और न्यूजीलैंड भी होता है, और अन्य छोटे छोटे उस भाग में आने वाले जो द्वीप हैं वो भी ओशिनिया के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आरेख जो है विश्व जनसंख्या 2013 के जो आंकड़े हैं महाद्वीपों के वितरण को ये दर्शाएगा, और इसके बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 लाख होता है। यहाँ पे देखिए ये सिंपल बार डायग्राम दिया हुआ है, साधारण दंडारेख, सिंपल बार डायग्राम, साधारण दंडारेख, ऐसा रेखा चित्र जिसमें दंडों की सहायता से, अब इस चित्र की सहायता से हम तुरंत बता सकते हैं कि जिस दंड की लंबाई, इनको हम दंड कह रहे हैं, इनको इनको हम क्या कह रहे हैं? इनको हम दंड कह रहे हैं। ये इस प्रकार से इन दंडारेख की एक विशेषता होती है कि सभी दंडों की मोटाई समान होती है, और परस्पर दो दंडों के मध्य में, परस्पर दो दंडों के मध्य में जो चौड़ाई होती है वो भी समान होती है। अब इस दंड की ऊंचाई है, अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा दंड आ गया तो इनके मध्य में समान चौड़ाई है ना, मोटाई भी समान है सभी की। फिर ये देखिए ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, ये पांचवा आ गया, है ना। तो इन दंडों के मध्य की दो जो चौड़ाई होती है वो भी समान होती है, और दंड की मोटाई जो होती है वो भी समान होती है। दंडारेख की मुख्य विशेषता ये होती है, और सामान्यतः दंडारेख में काला रंग भरा जाता है, ठीक है ना। तो ये दंडारेख है, और इनमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये इस जगह अगर हम थोड़ी देर के लिए जीरो मानते हैं ना, तो फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 500 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, 1500 लिखा हुआ है, 2000 लिखा हुआ है, 2500 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे लास्ट 3000 लिखा हुआ है। ये देखिए ऊपर 3500 लिखा हुआ है, 4000 लिखा हुआ है, ये 4500 लिखा हुआ है, और ये 5000 लिखा हुआ है। मतलब कितने का अंतर है? वाई एक्स पर कितने का अंतर है? वाई एक्स पर 500 का अंतर है, ठीक है ना। ये ध्यान कर लेंगे एक तो। दूसरी बात, ये तो इसका वाई एक्स है, और यहाँ पे जिसके ऊपर ये दंड खड़े हैं ये इसका एक्स एक्स है, ये वाई है और ये एक्स है, ठीक है ना। अब इसमें जो महाद्वीपों का वितरण है वो दर्शाया गया है दंडों की सहायता से। इस दंडारेख को देखते हम तुरंत बता सकते हैं कि जिस दंड की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होगी उसका जनसंख्या वितरण में प्रथम स्थान होगा, और जिस दंड की ऊंचाई सबसे कम होगी उसका
जनसंख्या वितरण में निम्न स्थान होगा। अब यहाँ पे देखिए ये दंडारेखा आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, इतना छोटा है, ये बिल्कुल छोटा सा है ना, ओशिनिया का, ऑस्ट्रेलिया का। तो सबसे कम परसेंट भी तो इसका ही है ना, 0.53%। हमने देखा है ना ऊपर 0.53%, ये देखिए यहाँ पे ओशिनिया का 0.53% है ना। और सबसे ज़्यादा एशिया का है 60.27% है ना। तो एशिया के दंडारेखा की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, तो ये एशिया का है, ये अफ्रीका का है, ये यूरोप का है, ये उत्तरी अमेरिका का है, ये दक्षिणी अमेरिका का है, और ये ओशिनिया का बिल्कुल छोटा सा जो आपको एक लाइन के रूप में ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अक्स की जो लाइन है, यहाँ पे अक्स की लाइन के ऊपर बिल्कुल छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इन दंडों की मोटाई जो है बराबर होगी, और दो दंडों के मध्य में परस्पर जो चौड़ाई होती है वो भी समान होती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जनसंख्या, किसमें दी हुई है जनसंख्या, यहाँ पे ये जनसंख्या शब्द लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मिलियन में जनसंख्या, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मिलियन में। यहाँ पे मिलियन में लिखा हुआ है, ये मिलियन शब्द लिखा हुआ है, और ये ब्रैकेट में है सब कुछ, है ना, जनसंख्या, और क्या लिखा हुआ है, मिलियन में। और 1 मिलियन बराबर क्या होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आरेख है, रेखा चित्र है, आरेख का मतलब रेखा चित्र, ग्राफ, है ना। विश्व के, अब देखिए हम इसको जो है विश्व के सर्वाधिक 10 आबाद देशों में विश्व की 60.27% जनसंख्या निवास करती है। कितनी प्रतिशत, 60.27%। और ये सर्वाधिक जो आबाद देश हैं वो लगभग उनमें से एशिया महाद्वीप के ज़्यादा देश हैं। 10 आबाद देशों में विश्व की ये प्रतिशत जनसंख्या जो है निवास करती है। जनसंख्या, यहाँ पे जनसंख्या शब्द लिखा हुआ है, जनसंख्या निवास करती है, जिनमें से सर्वाधिक 6 आबाद देश अकेले एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। 10 में से 6 कहाँ हैं, एशिया महाद्वीप में अकेले में निवास मतलब स्थित हैं। ये देश क्रमश से निम्न है। देखिए टॉप 1 नंबर जनसंख्या में ये प्रश्न भी आया हुआ है, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का नाम लिखिए, सिर्फ नाम ही लिखवा रहा है, इतना इजी प्रश्न बताइए आप, है ना। तो वहाँ पे सिर्फ चीन लिख देते और हो जाता। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जिसमें 13.57 मिलियन जनसंख्या निवास करती है। 1 मिलियन बराबर हम जानते हैं 10 लाख होता है, तो 1357 कितनी हो गई है, 1357 मिलियन जनसंख्या निवास करती है चीन में। मतलब क्या हुआ, 1 अरब हम ये मान सकते हैं मोटा मोटा, मतलब 57 को हम 1 माने ना, तो 1 अरब 36 करोड़, 1 अरब 36 करोड़ जनसंख्या निवास करती है अकेले चीन में। दूसरा नंबर है भारत का, हम जानते हैं जनसंख्या में, दूसरा नंबर भारत का है 1 अरब 27 करोड़। इसको हम 27 को 28 कर सकते हैं, 1 अरब 28 करोड़, मतलब क्या हुआ, 1276 मिलियन। अमेरिका तीसरे नंबर पर है, जिसमें 316 मिलियन जनसंख्या निवास करती है। इंडोनेशिया 248 मिलियन, ब्राज़ील 196 मिलियन, पाकिस्तान 191 मिलियन, और रूस जो है 144 मिलियन। 6 तक तो, पाकिस्तान तक तो ये एशिया महाद्वीप में है, उसके बाद में रूस जो है वो अलग आ गया ना। अब रूस का विस्तार यूरोप महाद्वीप में भी है और एशिया महाद्वीप में भी है। उसके बाद में बांग्लादेश 157 मिलियन, जापान जो है 157 मिलियन, सॉरी 127 मिलियन, जापान की 127 मिलियन है। दस नंबर जो है नाइजीरिया, अफ्रीका में 174 मिलियन, नाइजीरिया में 174 मिलियन है।
इनको इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक चेंज हो रहा है। विश्व को जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से चार भागों में बांटा जाता है। दृष्टिकोण से लिखा हुआ है, फिर चार लिखा हुआ है, भागों में बांटा जाता है जो निम्न है। सबसे पहले तो जनसंख्या के जो सघन भाग हैं उनकी हम बात करेंगे। सघन जनसंख्या के क्षेत्र, सघन जनसंख्या के क्षेत्र, सघन का मतलब जहाँ पे जनसंख्या का मतलब संकेंद्रण सर्वाधिक मात्रा में हुआ है, सर्वाधिक मात्रा में जहाँ पे जनसंख्या का जमाव पाया जाता है उसे सघन जनसंख्या के क्षेत्र के रूप में डिफाइन करते हैं अपन, है ना। एक तो सघन, सघन का मतलब वास्य क्षेत्र हो गया, एक्यूमेन एरिया, एक्यूमेन एरिया मतलब वास्य क्षेत्र। और एक होता है नॉन एक्यूमेन एरिया। नॉन एक्यूमेन एरिया का मतलब होता है कि जहाँ पे जनसंख्या शून्य हो या नगण्य जनसंख्या पाई जाती हो या सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र हो, ठीक है ना। तो हम जानते हैं इसके बारे में भी हम तुरंत अनुमान लगा लेंगे कि सघन जनसंख्या, सघन डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे पाई जाती है। हम जानते हैं एशिया महाद्वीप में चीन है, भारत है, बांग्लादेश है, ये देश हैं सारे लगभग, है ना। पाकिस्तान है, ये देश आते हैं सघन जनसंख्या के देशों में। अब इनकी हम बात कर लें। यह विश्व का सर्वाधिक सघन बसा हुआ क्षेत्र माना जाता है। सर्वाधिक सघन बसा हुआ, सघन जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो सघन बसा हुआ है, अर्थात यह विश्व का सघन वास्य क्षेत्र है। वास्य क्षेत्र मतलब एक्यूमेन एरिया। वास्य का मतलब होता है जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, तो ये सघन वास्य क्षेत्र हो गया। देन एक्यूमेन एरिया, एक्यूमेन एरिया का मतलब होता है वास्य क्षेत्र, और नॉन एक्यूमेन एरिया का मतलब होता है अवास्य क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत पाँच क्षेत्रों में सघन जनसंख्या निवास करती है। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। अब 5 में से देखिए, पूर्वी एशिया के देश, एक तो पूर्वी एशिया के देश जो हैं, पूर्वी एशिया के देशों में चीन आता है, जापान आता है, दक्षिणी कोरिया आता है, ताइवान आता है, हांगकांग आता है आदि। दक्षिणी एशिया के देश, अब दक्षिणी एशिया के देशों में भारत आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, ये है दक्षिणी एशिया के देश हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में थाईलैंड आता है, म्यांमार आता है, इंडोनेशिया आता है, फिलीपींस आता है तथा वियतनाम आता है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश भी सघन जनसंख्या में आते हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश जो हैं, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, हॉलैंड का वर्तमान नाम क्या है? नीदरलैंड। हॉलैंड का वर्तमान नाम है नीदरलैंड। पहले डच था, फिर हॉलैंड हुआ, और अभी क्या है? नीदरलैंड है। बेल्जियम है, फ्रांस है, आयरलैंड है, डेनमार्क है, डेनमार्क, ठीक है ना, ये है। स्पेन है, इटली आदि हैं। पूर्वी व उत्तरी अमेरिका के देश, पूर्वी व अमेरिका कौन सा भाग? पूर्वी भाग, और उसमें भी कौन सा? उत्तरी भाग, ठीक है ना। तो उत्तरी पूर्वी अमेरिका के देश, यहाँ पे हम उत्तरी पूर्वी को हम यहाँ पे जोड़ सकते थे इसके पास में, उत्तरी पूर्वी अमेरिका के देश, इस प्रकार से भी लिख सकते थे, ठीक है ना, उत्तरी पूर्वी अमेरिका के देश। अब इसमें देखिए, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी कनाडा, कनाडा का कौन सा भाग? दक्षिणी भाग भी है, और दक्षिण में भी कौन सा? पूर्वी भाग, तो दक्षिणी पूर्वी कनाडा आदि। अब यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ देख लीजिए, 1789 की औद्योगिक क्रांति के उपरांत, 1789 औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 1789 में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति के उपरांत ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तीव्र जनसंख्या में वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तीव्र जनसंख्या में वृद्धि हुई है। दो नंबर देखिए, मध्यम जनसंख्या के क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या के क्षेत्र। आपसे बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सघन जनसंख्या के कोई 2 देशों के नाम लिखिए, मध्यम जनसंख्या के कोई 2 देशों के नाम लिखिए, तो आपको इस प्रकार से ध्यान भी करना पड़ेगा। यह क्षेत्र प्रकृति द्वारा निर्धारित जनसंख्या को इंगित करता है। मध्यम जनसंख्या के जो क्षेत्र हैं वो प्रकृति द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। इस क्षेत्र में प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के होने के बाद भी, प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल, नेगेटिव, प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के होने के बाद भी अनेक क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ने जनसंख्या को बढ़ा दिया है। हम जानते हैं कि मानव क्या है? मानव
का स्वभाव ही ऐसा होता है जहाँ पे उसे ज़्यादा ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स की प्राप्ति हो जाएगी, प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति हो जाएगी, तो वहाँ पे वह समूह के रूप में पहुँचने लगता है ना। तो प्राकृतिक संसाधनों, वैसे तो वो प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं को रखने वाले क्षेत्र हैं, लेकिन वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ने मानव के क्या किया है, आकर्षित किया है। प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता ने वहाँ पे जो भंडारण है उन्होंने क्या किया है, मानव को आकर्षित किया है और मानव समूह के रूप में वहाँ पहुँच गया है। जैसे चिली में स्थित चिली देश है दक्षिणी अमेरिका का, चिली में स्थित तांबे की विश्व प्रसिद्ध खान का क्या नाम है, आपकी किताब में थोड़ा अलग हिसाब से लिखा हुआ है, शुद्ध नाम ये है जो लिखा हुआ है, चुकी का माटा। टा की जगह ता भी हो सकता है, चुकी का माटा, ठीक है ना। तो एक तो चिल्ली में तांबे की विश्व प्रसिद्ध जो खान है चुकी का माटा वहाँ पे, तथा ऑस्ट्रेलिया में स्थित विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें दो हैं ऑस्ट्रेलिया में, एक तो है कुलगारडी और दूसरी है कालगुरली। कुलगारडी व कालगुरली में ली बड़ी आती है, ये छोटी लिखी हुई है तो ये रोंग है। ये कालगुरली में ली बड़ी आती है, ठीक है ना, तो आप भी बड़ी लगाएंगे कालगुरली, ठीक है। एवं कनाडा में स्थित यूरेनियम सिटी, कनाडा में यूरेनियम सिटी जो है, कनाडा में यूरेनियम जो खनिज पदार्थ है उसका सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इसी कारण यहाँ जहाँ से यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं उस पूरे आसपास वाले क्षेत्र को यूरेनियम सिटी के रूप में ही डिफाइन कर दिया गया। यूरेनियम सिटी के रूप में, यूरेनियम शहर के रूप में जाना जाता है उसको, पूरे को। यूरेनियम सिटी में उत्पादित यूरेनियम ने जनसंख्या को आकर्षित किया है। तो ये मुख्यतः 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। चुकी का माटा जो है विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में कुलगारडी व कालगुरली जो है ये सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। और कनाडा में आपका यूरेनियम जो क्षेत्र है, यूरेनियम सिटी, जहाँ पे यूरेनियम खनिज का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है या निकाला जाता है जहाँ से, है ना, तो उस पूरे क्षेत्र को यूरेनियम सिटी के रूप में डिफाइन किया गया है। तो वास्तव में ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो किस प्रकार से प्राकृतिक जो प्रतिकूल दशाएं होने के बाद में भी इस प्रकार से जब प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता किसी क्षेत्र विशेष में होती है तो वहाँ पे जनसंख्या समूह में पहुँचने लगता है। तो इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे। 30 नंबर देखिए, विरल जनसंख्या के क्षेत्र। हमने 1 नंबर पे क्या देखा, सघन जनसंख्या के क्षेत्र। 2 नंबर पर हमने क्या देखा, मध्यम जनसंख्या के क्षेत्र। और 3 नंबर पर विरल जनसंख्या के क्षेत्र। विरल का मतलब कम होता है, कम जनसंख्या के क्षेत्र या विरल जनसंख्या के क्षेत्र। इस क्षेत्र में विश्व के 70%, कितने प्रतिशत, 70% भूभाग पर मात्र 5% जनसंख्या ही निवास करती है। वो आप सोच सकते हैं कि 70% भूभाग है, जमीन कितनी है, 70%, है ना। तो उस 70% भूभाग पर मात्र 5% जनसंख्या ही निवास करती है। यह क्षेत्र स्थिति उच्चावच, एक उच्चावच तथा विषम जलवायु परिस्थितियों के कारण निम्न जनसंख्या को रखता है। 3 कारण हो गए। एक तो ऐसे जो क्षेत्र हैं, एक तो उनकी स्थिति इस प्रकार की होती है कि वो दुर्लभ क्षेत्रों वाले भाग होते हैं, एक उच्चावच, ऊंचाई अधिक होती है, एक विषम जलवायु पाई जाती है। जलवायु कैसी पाई जाती है, विषम पाई जाती है। विषम जलवायु में मानव निवास नहीं कर सकता, है ना। इसी कारण विरल जनसंख्या इस क्षेत्र में पाई जाती है। 4 नंबर देखिए, अति निम्न जनसंख्या का क्षेत्र। अब वो विरल था, अब विरल से भी कम मतलब निम्न हो गया ना, अति निम्न। विरल से भी कम क्या हो गया, अति निम्न हो गया। अति विरल भी बोल सकते हैं उसको, हम इसको क्या बोल सकते हैं, अति विरल भी बोल सकते हैं। और वो विरल था तो ये अति विरल है, अति निम्न या अति विरल, ठीक है ना। भूगोलवेताओं के द्वारा इस प्रकार के क्षेत्र को या इस प्रकार के क्षेत्रों को अवास्य क्षेत्रों के अंतर्गत रखा जाता है। अवास्य का मतलब होता है नॉन एक्यूमेन एरिया, नॉन एक्यूमेन, नॉन एक्यूमेन एरिया। एक्यूमेन एरिया तो वास्य क्षेत्र होता है, जबकि नॉन एक्यूमेन एरिया अवास्य क्षेत्र होता है, जहाँ पे लोग निवास ही नहीं करते, ऐसा अवास्य क्षेत्रों के अंतर्गत रखा जाता है। इन क्षेत्रों में आदिवासी जनजातियां ही निवास करती हैं। ऐसे जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में एक तो आदिवासी जनजातियां ही निवास करती हैं। ये क्षेत्र विश्व के
निर्जन है। निर्जन मतलब जहाँ पे लोग नहीं रहते या बहुत कम रहते हैं, निर्जन। जब इस निर्जन वाले शब्द को हम तोड़ते हैं तो निर प्लस जन हो गया ना। दुर्गम मतलब बहुत ही दुखदाई क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पे आसान पहुँच नहीं है, जहाँ पे हम आसानी से पहुँच नहीं पाते हैं, दुर्गम क्षेत्र है। तथा विषम जलवायु वाले क्षेत्र माने जाते हैं, एक विषम जलवायु भी पाई जाती है इन क्षेत्रों में। अब देखिए कौन कौन से क्षेत्र है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है। शीत व उष्ण मरुस्थल आ गई एक तो, शीत व उष्ण मरुस्थल आ गया, शीत व उष्ण मरुस्थल। ठंडे मरुस्थल और गर्म मरुस्थल आ गई। उच्च पहाड़ी क्षेत्र हो गया, उच्च पहाड़ी क्षेत्र। उच्च पहाड़ी क्षेत्र। विषुवत विषुवत रेखीय सघन वन क्षेत्र, विषुवत रेखा के ऊपर डेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं, है ना। तो विषुवत रेखीय सघन वन क्षेत्र तथा ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र भी विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। इन सब क्षेत्रों को इसके अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। तो 4 भागों में बांटा गया है ना। अब देखिए यहाँ पे एक अलग टॉपिक और आ गया जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताइए, जो कारक हैं उनका जो है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब इसमें अलग अलग आ जाते हैं जनसंख्या वितरण के, कोई भौतिक कारक बताइए, प्रादेशिक कारक बताइए, सांस्कृतिक कारक बताइए, सामाजिक कारक बताइए, है ना। कोई भी 2 पूछ, इनमें से भी कोई 2 पूछ ले, हो सकता है कि पूरा डायग्राम भी पूछ ले। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। विश्व स्तर पर जनसंख्या के वितरण को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, अतः जनसंख्या वितरण के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कारक उत्तरदायी होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारक जो हैं उनको उत्तरदायी माना जाता है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें भौतिक कारक हैं, प्रादेशिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं और सामाजिक कारक हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक कारकों की बात कर ले। भौतिक कारकों में अवस्थिति आ गया, जलवायु दशा आ गई, धरातलीय स्वरूप आ गया, उच्चावच आ गया। ये तो किस में आ गए, ये 4 कारक तो किस में आ गए, भौतिक कारकों के अंतर्गत आ गई। अवस्थिति, जलवायु दशा, धरातलीय स्वरूप, उच्चावच। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये पीछे की तरफ का यहाँ पे छपा हुआ है। प्रादेशिक कारकों में भूमि स्वरूप, भूमि का स्वरूप कैसा है, जलापूर्ति, जल की उपलब्धता किस प्रकार की है, मृदा है, वनस्पति है, संसाधन है। सांस्कृतिक कारकों में आर्थिक दशा, उन्नति की अवस्था, राजनीतिक स्तर, मनोवैज्ञानिक दशा, परिवहन व संचार, व्यापार। सामाजिक कारकों के अंतर्गत अनुकूल वातावरण हो गया, आपसी निर्भरता हो गई, धार्मिक स्तर हो गया, सामाजिक मान्यताएं हो गई और सांस्कृतिक संरचना हो गई। सांस्कृतिक संरचना या विसंरचना, ठीक है ना, संरचना भी लिख देंगे तो ठीक है, या विसंरचना या अवस्थिति जो है, सांस्कृतिक विसंरचना। यहाँ पे आप इस प्रकार से ये सारे टॉपिक हो गए, तो इनको इसी प्रकार से आप ध्यान कर लेंगे। भौतिक कारक थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है, एक प्रादेशिक कारक ज़्यादा पूछे जाते हैं, 2 भौतिक कारकों में और प्रादेशिक कारकों में, ठीक है ना। तो इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे तो आगे क्लास हम कर लेंगे, और इसी प्रकार से इस चार्ट को ऐसे कैसे आप ध्यान कर लेंगे। यहाँ पे अभिसंरचना भी लिख सकते हैं, और इसको आप अभिसंरचना या संरचना, सांस्कृतिक संरचना लिख दीजिए, सांस्कृतिक अभिसंरचना लिख दीजिए, सांस्कृतिक विसंरचना लिख दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख देंगे।